नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। हम लोग पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चैप्टर वाइज श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का चौथा वीडियो ये है। इसके पहले के जो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो उद्देशिका पे, संघराज्य क्षेत्र पर, नागरिकता पर आपको प्राप्त हो चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 के अंतर्गत आने वाले फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में प्रश्नों को, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चूँकि फंडामेंटल राइट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो चूँकि टॉपिक ये बड़ा होने के कारण से इसमें प्रश्नों की भी संख्या बड़ी होगी, तो इस कारण से ये जो सीरीज़ हमारी चलेगी ये लगभग 3 या 4 पार्टों में आप लोगों को अवेलेबल होगी। आज पहली श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप लोग इन प्रश्नों को सीरियसली देखें, पढ़ें। निश्चित तौर से ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे किसी न किसी स्वरूप में। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम बेहतर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा सकें। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी स्थिति को और बेहतर करना चाहते हैं तो प्रयास करें कि जो डिटेल वीडियोस हैं, भाग के आधार पर हम लोगों ने किया है, टॉपिक के आधार पर उसको डिवाइड किया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भारतीय संविधान की जो 22 भाग हैं उनमें से हमारे मोस्टली वीडियोस भाग 9 तक, 10 तक बन चुके हैं हम लोगों के। आगे के क्रम में बनते जाएंगे, आप लोग उसको देखते रहें। फिर आप टेस्ट सीरीज को अगर सॉल्व करते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे और जो प्रश्न आपको जटिल और थोड़े से कठिन से लग रहे होंगे वो शायद बहुत आसान आपको महसूस होंगे, बहुत सहजता आपको उसमें महसूस होगी। तो कृपया करके वो आप देख के ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने इस सीरीज के क्वेश्चंस को। फंडामेंटल राइट के इसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज होगी फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकार की, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुने, देखें इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या प्रश्न आपको समझ में हैं। और यदि आपको लगता है कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है या सहज क्वेश्चन है, आप उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को फिर आगे और मजबूत करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन कह रहा है, अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपने निजी ज़रूरतों और हितों की ही ना सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की ही रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की भी होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर ऐसी चीज़ों की भी ही ना हो करके यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट ही है वह व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के बारे में बात करता है, यानी कि सभी नागरिकों को दिए गए अधिकार होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट होगा ये क्या होगा, लोगों के हितों के बारे में बात करेगा, यानी कि जनता, नागरिकों के हितों के बारे में बात करेगा। इंडिविजुअल आप परिप्रेक्ष्य में जब लेंगे तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में इंडिविजुअल इसका इंडिकेशन होगा, वरना जब बात होगी तो किसी व्यक्ति को ना होकर के व्यक्तियों के संदर्भ में ये आपको फंडामेंटल राइट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हमें अधिकार हमें बाध्य करते हैं, यानी कि हमें बताते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं या तो हमको करने के लिए बाध्य करते हैं कि हम अपने निजी ज़रूरतों और हितों की ही ना सोचें, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर हो। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये फंडामेंटल राइट हम लोगों को ये प्रेरित करता है बच्चों कि ऐसा करने के लिए। दूसरा कह रहा है बच्चों, अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। देखिए ये चीज़ तो हमारे व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करती है कि हम किसी के अधिकारों को अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें, अपेक्षा करें। तो देखिए बिल्कुल सही है कि अधिकार आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपको अपना फंडामेंटल राइट चाहिए, तो क्या दूसरे व्यक्ति को उसको अपना फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए? तो अन्य लोगों के अधिकारों को भी आपको सम्मान देना है। भाई आपके अपने अधिकार महत्वपूर्ण हैं तो उस व्यक्ति के भी अधिकार महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये
जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो व्यक्ति को ना मिल करके व्यक्तियों को मिले हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तीसरा है टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये ऑप्शन गलत है आपका। टकराव की स्थिति में हमको अपने अधिकारों को संतुलित रखने की ज़रूरत है, चाहे वो व्यक्ति से ही हो, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा हो या स्टेट से हो, तो हमें संतुलित करना चाहिए। ये गलत ऑप्शन है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं का जो त्रुटि आपको दे रहा है इसमें ये नहीं होना चाहिए। नहीं ना होता तो ये सही हो जाता, नहीं होने के नाते यह गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और नंबर 2 आपका सही होगा, तीसरा बिल्कुल नहीं होगा। तो कूट में ही इसमें दे रहा है तो पहला और दूसरा करेक्ट होगा बच्चों, और तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसमें है हम लोगों को निम्नलिखित में से किन को अधिकारों के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। अधिकारों के प्रमुख लक्षणों के रूप में किसे माना जाता है? देखिए क्वेश्चंस आगे, इसमें कूट जो दे रहे हैं बच्चों, इसमें कह रहा है अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। अच्छा बताइए, आप तो सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। ये तो दूसरा मैंने पढ़ दिया। पहला आपका अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, समाज के प्रति दावा है। अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति, समाज मतलब यानी कि सरकार, हाँ, समाज के प्रति दावा है बिल्कुल। यानी कि कोई समाज का व्यक्ति या समाज मिल करके किसी व्यक्ति के मतलब जो है अधिकारों को छीन नहीं सकते। और समाज के आधार पर अगर हम राज्य भी देख लें यहाँ पे समझें तो राज्य भी हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता है। तो अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, तो आप इसको देखिए, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, इसके बारे में देखिए। तो अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है, देखिए अधिकार कर्तव्य बोध नहीं हो सकता है। अधिकार कर्तव्य बोध की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहता है भाई। अधिकार तो अधिकार है, कर्तव्य बोध का ये सेंस यहाँ पे नहीं बनता है बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकार व्यक्ति का युक्त निर्बंधन है, नहीं, ये भी नहीं है, ये कोई रोक नहीं लगाता है इस पर, युक्त निर्बंधन करता है ऐसा नहीं करता है ये। चौथा देखते हैं, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। जी हाँ, बिल्कुल, व्यक्ति के ये तार्किक दावे होते हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। तो यानी ऑप्शन पहला और चौथा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। और ऑप्शंस आपके इसमें शेष ऑप्शन यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो कोई ऑप्शन इसमें होगा पहला और चौथे का बिल्कुल डेफिनेटली है आपके पास, ये पहले और चौथे का प्रश्न ऑप्शन आपके पास, जो कि आप इसको देखें। ठीक है, तो पहले और चौथे का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। पहले और चौथे के ऑप्शन के रूप में अगर देखेंगे तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कथन कारण के रूप में है। कथन ए कह रहा है स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये कथन कह रहा है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये तो कथन सही है भाई। स्वतंत्रता से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा रहे हों, पहुंचा सकते हों, पहुंचाते हों। ठीक है, सारी चीज़ों में ये सही है, बिल्कुल है, ऐसा है बच्चों, रोका जा सकता है किसी को नुकसान पहुंचाए। तो कारण क्या रहा है? कारण में कह रहा है कि चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास परिस्थिति में लगाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास परिस्थिति में लगाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन। तो देखिए दोनों, पहले में क्या था कि स्वतंत्रता से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा कह रहा है चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है बच्चों, तो दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? ए और दोनों सही हैं, आर ए क्या स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन आपका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है चौथा नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषा दी गई है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, दी गई है, इसमें देखिए थोड़ी कुछ त्रुटियां इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है, आगे इसमें पढ़ेंगे। दी गई है में कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, और होना चाहिए आगे इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निकाय, ऐसा होना चाहिए कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य की डिफिनेशन के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो बेटा अगर आपने फंडामेंटल राइट देखा होगा हमारा वीडियो राज्य के बारे में, तो ये राज्य जो आपका शब्द अनुच्छेद 12 है ना, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको मिलेगा, सेम कॉपी कर दिया गया है, राज्य की डिफिनेशन की गई। तो राज्य की डिफिनेशन के अंतर्गत जो आने वाले चीज़ें हैं तो वो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। कि देखिए भारत सरकार जो है, और भारत सरकार यानी कि भारत की कार्यपालिका, सरकार कहिए, कार्यपालिका कहिए, कुछ भी कहिए, और संसद, ये पूरी तरह से आएगी आपकी, यानी कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार, राष्ट्रपति, ये सब जो है जो आपके अंदर स्टेट के अंतर्गत आएंगे। और सभी राज्यों की राज्य सरकारें और विधानमंडल भी आएगा इसके अंतर्गत। स्थानीय प्राधिकारी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सब स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत, सभी स्थानीय प्राधिकार वो भी आएंगे आपको, और प्राधिकारी भी आएंगे, यानी कि जितने भी सरकारी मतलब जो एक तरह से कहिए अधिकारी जो तंत्र हैं, ये इसके अंतर्गत आपके प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका ये जो शब्दावली है, इसका विस्तार सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दावली का पर्याप्त विस्तार जो है इनमें डिटेल करके बताया हुआ है। तो आपको समझना ये है कि केंद्र की जो संसदीय व्यवस्था है और राज्य की जो संसदीय व्यवस्था है, और केंद्र और राज्य सरकारें, ये सब जो हैं, ये जो अथॉरिटी यानी कि जो सरकारी एक तरह से कहिए जो निकाय हैं जो हम पे रोक और प्रतिबंध लगाते हैं, ये सब जो है राज्य के दायरे के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप संक्षेप में आप इसको समझ सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि सारे बैंक तो ये किसके हैं, सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में बात कर रहा है। तो जो भी सरकारी निकाय जो संस्थाएं होंगी वो इसके दायरे में आएंगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इसमें पहला सही है। भारतीय खाद्य निगम मतलब जो सरकारी संस्था है, तो बिल्कुल ये भी आएगी आपके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये भी आएगा, यानी तीनों इसमें सही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका होगा तीनों ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास में अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के बारे में हमको बता रहा है कि अंतर्गत परिभाषित विधि के में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है। परिभाषित विधि के में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, कुल मिला के बात ये है। इसमें कह रहा है इसमें संसदीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अस्थायी विधियाँ, ठीक है, क्या ये इसके अंतर्गत आती हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। दूसरा क्या है, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी विधियाँ आती हैं क्या, बिल्कुल आती हैं, दोनों आती हैं बच्चों। तीसरा है प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, ये भी आते हैं बच्चों, बिल्कुल आएंगे इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का प्रभाव रखने वाली परंपरा या प्रथा, हाँ बिल्कुल ये भी आएगी। तो इसमें बेटा चारों आपके यहाँ इसके अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन आपका जो कह रहा है ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित जो विधि शब्द है, विधि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो विधि के अंतर्गत ये सभी आएंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिभाषा आप देखिएगा, विधि के दायरे में डिटेल हम लोगों ने किया है वीडियो में। यहाँ चूँकि समय कम होता है बच्चों, तो हम लोगों की सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा घट सकता है इसमें। इस नाते हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डिटेल करें इस पर, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, तो इसका प्रयास करते हुए हम लोग देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो बच्चे मेहनत करें हैं उनका अपना मूल्यांकन भी हो रहा है इसमें से। तो बहुत डिटेल देखने के लिए आप लोग वीडियो कृपया देख सकते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मूल अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या कह रहा है, मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, ठीक है, अतः केवल राज्य विरुद्ध उपलब्ध हैं। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं यार,
कि राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं अतः केवल राज्य के विरुद्ध हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ मतलब जो है करता है ये। तो मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। नहीं, ये देखिए किसी के विरुद्ध मूल अधिकार कोई भी छीन रहा है आपका तो उससे आप कर सकते हैं, ये गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो रहा है आपका। दूसरे में कह रहा है अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है आपका, ठीक है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आप देखेंगे तो यानी कि जो है कोई भी अगर संविधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने विधानमंडलों के माध्यम से बनाती है जिसमें ये लगता है कि व्यक्ति का फंडामेंटल छीना जा रहा है या छीन रहा है वो, तो उसका आंशिक रूप से और अगर पूरा छीन रहा है तो पूर्ण रूप से उसका समाप्त किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, पहला आपका गलत था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। देखिए इसमें सूची के रूप में दे रहा है बच्चों, इसमें थोड़ा बारीकी से आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे लिखे हैं, मैं उसको बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें करना क्या है, समानता का अधिकार ये दे रहा है ना आपका। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको भी दिखाई देगा, थोड़ा सा वीडियो छोटे हैं इसमें तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, स्क्रीन को। देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 के मध्य में दे रहा है, ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 के मध्य दे रहा है। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 14 से 18 तक समानता का अधिकार। मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूं मैं कि जो भी हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, पहले 7 हुआ करते थे, जो 6 फंडामेंटल राइट हैं उनके बारे में बताया। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, फिर उसके बाद में 19 से लेकर के 22 से के मध्य में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, और फिर जो है 23-24 में आपका जो है क्या दे रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रहा है, बिल्कुल सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य दे रहा है, यह भी सही है, ठीक है। और 29-30 जो है आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। फिर उसके बाद में जो है 31 निरसित है, 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है। तो बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पे जो भी दे रहा है कूट सब सही है। तो लगातार ये कूट जो दे रहे हैं वो सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सब सुमेलित हैं, कोई भी इसमें त्रुटिपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। याद होना चाहिए बच्चों कि कौन कौन सा है हमारे पास, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो आप जानते ही हैं कि निर्देशित कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समझ समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। देखिए भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो देता तो है आपको, ठीक है, और लेकिन इसमें अवधारणाएं जो बताई गई हैं, इसमें विधि के समता की बात कह रहा है, विशेष परिस्थितियों में अनुपस्थित भी करने की बात है इसमें। तो इसमें कह रहा है समानता की बात कर रहा है, नहीं, जैसे जो है रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं आगे के अनुच्छेदों में दी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं उसके समक्ष विधियों के समान संरक्षण की बात से संबंधित है। तो हमें बताना है सही कौन सा है, तो ये गलत है आपका, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है विधि के समक्ष समानता एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधियों के समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो बात आप गलत कह रहे हैं। विधियों के समक्ष जो समानता की बात कह रहा है, समान संरक्षण तो नकारात्मक ये है नहीं, विधियों सब कानून के सामने नकारात्मक कैसे हो सकता है, ये है ना। तो ये चीज़ थोड़े से मतलब ये त्रुटिपूर्ण है। तो यानी दोनों कथन इसमें आपको अगर देखेंगे तो आपको दोनों भी कथन आपको गलत मिलेंगे। कौन से सही हैं, तो कोई भी ऑप्शन आपका इसमें से सही नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए हाँ दे रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति, लिंग में हुआ है, असमानता के इन अधिकारों को अस्वीकार करता है। बताइए क्या लग रहा है आपको कि ऐसा करता है?
क्या कह रहा है फिर से एक बार देखिए, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। तो इसमें करना क्या है आपको बताना है। देखिए इसमें करना चाहिए तो सही है, आपका जो सही ऑप्शन दे रहा है तो वो बताना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसमें बताना हम लोगों को कौन सा असत्य है। असत्य है तो बिल्कुल करना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन पहला नंबर का जो ऑप्शन है अस्वीकार करना चाहिए, असमानता के आधारों अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल किसी के जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। असत्य बताना है, इसमें देखना है हम लोगों को बेटा। दूसरा क्या है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। ये क्या क्वेश्चन इसमें बताना है, तो इसमें बताना है आप लोगों को असत्य है, ये जरूरी नहीं है। नहीं भाई, जरूरी है। ठीक है, समाज के सह कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जरूरी नहीं है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी तो वो दोनों सत्य हो गए, पहला सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही है, यह भी सही ऑप्शन दे रहा है आपका। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सारे मानकों को आप भूल जाएं और क्यों समानता में सभी को समान करने लगे, नहीं। उनको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है, किस आधार पर उसको आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यानी कि सुविधाएं देनी चाहिए कि नहीं। जैसे महिला पुरुष ही आप ले लीजिए, लिंग के आधार पर, तो क्या महिलाओं और पुरुषों को, जैसे महिलाओं को प्रसव की छुट्टियां मिलती हैं और सुविधाएं उनको दी जाती हैं, तो क्या पुरुषों के आधार पर भी किया जा सकता है? नहीं। एक मैंने व्यवहारिक बात आपसे कही। इस तरह से बहुत सारे आधार हैं। समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी जनसंख्या जो है, उन सब के आधारों पर समानता का अधिकार नहीं किया जा सकता है, तो सरकार इस पर कर सकती है। तो इस नाते ये बात आप देखेंगे। तो यह भी आपका जो है सत्य है, उन्मूलन कर दिया जाए। चौथा है, समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होने चाहिए। सही है, ये भी सही ऑप्शन है। तो इसमें से असत्य बताना है, तो असत्य बेटा केवल 2 होगा आपका, केवल 2 ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका दे रहा है केवल यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समय सीरीज में काफ़ी लग रहे हैं क्वेश्चंस में, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। ये बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए बनाए गए क्वेश्चंस हैं और निश्चित तौर से आपको लाभ देंगे बेटा। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इस नाते आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन एग्जाम में वर्तमान समय में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे जो आप सोचते हैं कि लाइन का अगर कोई बच्चा सोचता है। आप लोग समझदार हैं, आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समझ, समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो किन्हें प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 14 के तहत कह रहा है, किन किन लोगों को प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति नागरिकों को, हाँ ये तो भाई भारत में जो रहेगा उसे तो प्राप्त ही होगा, ये तो सही है आपका है। उसके बाद कह रहा है दूसरा, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को नहीं, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होता है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, हाँ बिल्कुल भारत में रहने, क्वेश्चन था यह आपका कि 14 के अधीन प्रतिस्थापित विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण का लाभ किसे मिलता है? बिल्कुल विदेशियों को भी भारत में अंदर अगर आकर रह रहा है तो उनको भी मिलेगा, ये सही बात है। 14, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को भारत में जन्मे सभी नागरिकों, नहीं भाई भारत में जन्मे सभी नागरिकों को कैसे मिल जाएगा सामान, ये चीज़ नहीं। विदेशी अगर लोग आए हैं पर्यटन करने, उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी इस तरह का सामान भारतीय को मिलेगा, नहीं ऐसी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला और तीसरे का होगा। तो देखिए पहला और तीसरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहले, तो सी ऑप्शन आपका है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे?
ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो वही बताओ कौन सा नहीं इसमें शामिल था यार। ठीक है, ये तो कह रहा है आपका जो कि अधिकार शामिल नहीं थे। अरे इसमें कौन सा अधिकार है जो शामिल नहीं था, इसमें सभी शामिल थे भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं था। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है बाद में, लेकिन शुरुआती दौर में जो 7 अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये 7 अधिकार फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल राइट में मूल संविधान में दिए गए हैं। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा बच्चों इसमें से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, उम्मीद है सभी लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करिए। कह रहा है संसद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों से अलग विषय पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है। क्या कर सकता है, संसद सर्वोच्च न्यायालय संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रीट जारी करने का शक्ति दे सकती है। हाँ ये सही है, संसद कर सकती है ऐसी चीज़ों का। दूसरा है संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाले होना चाहिए, करने वाले बेटा यहाँ पे होना चाहिए, वो करने वाले रीट जारी करने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। अगर ये चाहे, मतलब कौन चाहे, शक्ति का विस्तार कर सकती है। संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाली रीट जारी करने की शक्ति का विस्तार अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। जी हाँ, चाहे तो कानून बना करके बिल्कुल किया जा सकता है कि बाकी के नीचे के न्यायालय भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकते हैं। वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप जान ही रहे हैं, रीट जारी करने की शक्ति है 226 हाई कोर्ट के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 अनुच्छेद, पता ही होगा आप सभी को। सारे लोग बहुत तेज़ हैं, उम्मीद है सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ रहे होंगे। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करता है और संसद जो है अनुच्छेद 139 के तहत चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अनुच्छेद 13 जो कह रहा है वो क्या 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम को पारित किया गया था। सही है या गलत है आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, पारित किया गया था। बैकलॉग रिक्तियों में कैरी फॉरवर्ड नियम का प्रावधान जनता के पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग को सुरक्षित करने की विचारधारा को अंगीकृत करता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। कैरी फॉरवर्ड किया यानी कि जो रिक्तियाँ किसी कोई वैकेंसी आई थी उसमें रिक्तियाँ जो रह गई थी तो अगली वाली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी, ऐसी बात कही गई थी बैकलॉग की भर्तियों को लेकर के। बैकलॉग भर्तियाँ उसी आधार पर निकलती ही थी, ठीक है, कि कोई नई भर्ती अगर आएगी तो पिछली वाली भर्ती भी उसी में स्पेशल वैकेंसी के नाम से करके वो आ जाएगी, उसमें होगी। तो कैरी फॉरवर्ड तो दोनों सही है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दोनों का सही हो जाएगा इसमें। आप लोग इसकी डिटेल जानने के लिए बेटा वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको उससे। 14 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 17 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है विचार। नंबर 1 कह रहा है एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। सही है या गलत है आपको ये बताना है। बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का दोषी करार दिया जाता है संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह जो आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऐसा है प्रावधान। ठीक है, और दूसरा कह रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध माना जाता है, मानता है। इसमें देखिए कह रहा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार तथा धार्मिक सेवाओं से उसके बहिष्कार को अस्पृश्यता के तहत अपराध मानता है। नहीं भाई ये तो नहीं है, धार्मिक सेवाओं से उनके बहिष्कार को अस्पृश्यता के अंतर्गत नहीं माना जाता, ये गलत कह रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ ऑप्शन इसमें 1 सही होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर इज ए। अगला है क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? ठीक है, इसे देखा जा सकता है। तो इसमें देखना है, पहला है विधि के समक्ष समता, बिल्कुल देखा जा सकता है। विभेद के विरुद्ध अधिकार, यह भी सही है, विभेद के विरुद्ध अधिकार देखा जा सकता है, इसको प्रभावित करने के लिए रूप में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही। और तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा आपको। और नहीं, धर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं आएगा यार। अच्छा हाँ, ये तीसरा अस्पृश्यता का अंत, ये बिल्कुल इसके आधार पर देखा जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आएंगी। किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कानून का जो मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले के रूप में देखा जाएगा, तो इसको विधि के समक्ष समता के बारे में ये आएगा। विभेद के विरुद्ध अधिकार ये कहेगा, बिल्कुल दे रहा है। अस्पृश्यता का अंत करने की बात ये कर रहा है, सही है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरे का जो भी होगा वही सही होगा। पहला नंबर पर है बेटा, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका है, इसमें होना चाहिए द्वितीय, है ना, द्वितीय पिछड़ी, इसमें होना चाहिए द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में वित्तीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे वित्तीय नहीं बेटा, द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा आयोग, यहाँ पर द्वितीय है, द्वितीय। ठीक है, ठीक है, गठन किया गया था। तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर यहाँ पर है, ये बिल्कुल किया गया था। अगला है इसमें, इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था। ये भी सही है, बिल्कुल सही है आपका। तीसरा, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये भी सही है, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन सही दे रहा है बेटा, सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। इसमें क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये पहला नंबर का। दूसरा है, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और अभिव्यक्ति का विकास होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यह भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो दोनों होता है, तो उपयुक्त रूप से दोनों सही हो जाएंगे बेटा। तो इसमें से ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, नागरिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। भाई यही बी वाला है, नागरिकता का अधिकार कहाँ दिया गया? ये तो कोई अधिकार ही नहीं है यार, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये गलत है, ये अधिकार आपको नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या था इसमें? कौन सा अधिकार नहीं मिला है? नागरिकता का अधिकार। ठीक है, सही है, वो आपको 19 नंबर का क्वेश्चन आपको है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, ठीक है, संगम बनाने का अधिकार, और चौथा है आपका कोई वृत्ति करने का अधिकार। हाँ तो भाई देखिए, कोई वृत्ति करने का अधिकार तो हमारे पास है, काम पाने का अधिकार भी है, शिक्षा पाने का अधिकार भी है, संगम बनाने का अधिकार ये हमारे पास, ये वाला अधिकार जो है नहीं है, मूल अधिकार में नहीं है, संगम बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये तो ऑप्शन इसमें आपका सी वाला जो है ये नहीं है आपके पास। तो ये इसमें से कूट में संभवतः क्वेश्चन दिया है, अच्छा कूट में देना है तो कौन सा नहीं जाए, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, वही वाली बात हो गई, ये वाला सी। ठीक है, दूसरा केवल नहीं है, है ना? कौन सा?
काम पाने का अधिकार आप कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्या नहीं है आपके पास में, तो संगम, अरे देखिए संघ बनाने, संगठन बनाने की बात कर रहे हो। शिक्षा पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है। देखिए अभी जो सरकार ने मनरेगा में लागू किया है कि मतलब सबको 100 दिन के रोजगार की जो सुविधा व्यवस्था की गई है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संगम यानी संघ बनाने की बात कर रहा है, तो संगम में सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया 19(1) में के तहत ये मिला है बेटा। तो ये मिला हुआ है संगम बनाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार भी आप देखते हैं मौलिक अधिकार के रूप में 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संगम बनाना मैंने बताया, संगम या सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ जिसे कहते हैं इसी को संगम कहते हैं बच्चों, ठीक है। सहकारी समितियों को ही संगम कहा जाता है। तो 19(1) के तहत ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। और तीसरा जो आपका कह रहा है उसमें कह रहा है कि वृत्ति करने का अधिकार, यानी रोजगार वाले, उपार्जन, व्यवसाय, ये सब जो चीज़ें हैं, वृत्ति मतलब कोई किसी भी तरह का कोई कार्य करना आप चाहते हैं, जैसे कोई भी कार्य करना चाहें आप, जो भी करना चाहें, तो उसके लिए कोई भी वृत्ति करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उपजीविका व्यवसाय पाने का अधिकार ये 19(1)(6), ठीक है, 6 में आप इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहिएगा आपको, 19(1)(6) में आपको बारे में वर्णित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात कह रहा है काम पाने का अधिकार, ये बात नहीं दी गई है। लेकिन हाँ मनरेगा के तहत अगर देखेंगे तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की बात कही गई है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट में नहीं कहा गया है, मूल अधिकार में नहीं दिया गया है, ये बात हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या गलत हो जाएगा, दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर वाला सी में ऑप्शन था, तो ये सही हो जाएगा सी। चलिए आगे 20 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, पहला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध कराए गए हैं। फिर से वही बात आ गई है आप लोगों को, इसके बारे में कई लंबी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये भारतीयों को प्राप्त केवल है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, तो पहला गलत हो जाएगा आपका। दूसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है, ये सही है आपका ऑप्शन। तीसरा कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारतीयों के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। हाँ, अनुच्छेद 21 बिल्कुल प्राप्त है बेटा, ये इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से सारी बातें कर ली है, पिछले जो डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें आप लोग देख लीजिएगा, पिछले जो क्वेश्चंस के डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो पहला आपका इसमें से जो है वही केवल एक आपका जो है गलत होगा, दोनों को उपलब्ध है, ये पहला गलत है आपका, और बाकी जो हैं आपके वो सही आपके हैं, सही वाले पहला और मतलब दूसरा और तीसरा आपके सही हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही बनेगा इसमें से, तो इसमें से आपका दूसरा तीसरा यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मद्रास राज बनाम चंपकम दोरायजन, ठीक है। ये आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मद्रास राज बनाम चंपक दोरायराजन होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, दोरायराजन। 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में पारित स्वरूप निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था, ये इसके बारे में बता रहा है, कौन से अधिकारों को संशोधित किया गया था। तो विधि के समक्ष समता अधिकार पहले दे रहा है, दूसरा में है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और तीसरा कह रहा है स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, और चौथा कह रहा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अधिकार के बारे में बताया। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये जो आपका ये जो वाद है ना, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन जो मुकदमा है, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देने के बाद ये कहा कि भेदभाव वाला जो आपका है इसके विरुद्ध आपको मतलब यहाँ पर होगा, संशोधन किया गया। तो भेदभाव को लेकर के था, उसमें मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग में प्रवेश को लेकर के जो है बात थी, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति मतलब जो है पिछड़ी जाति के लिए समुदाय को निश्चित अनुपात में स्थान का आरक्षण देने का जो बात कही गई थी, तो इससे रिलेटेड ये बात था, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो आरक्षण की बात कही गई बेटा, उससे संदर्भित था, अनुच्छेद 15(4) के तहत ये बात थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान के, मद्रास राज बनाम चंपकम दोरायराजन करके इनका नाम, दोरायराजन के नाम से है ये, ठीक है। चलिए, तो इसमें दो आपका जो ऑप्शन बताया मैंने, क्या बताया, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के को लेकर के इसमें था, तो ऑप्शन इसमें जो आपका हो जाएगा बच्चों वो बी हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध। चलिए मैं कर भी देता हूँ आपको यहाँ पे ऑप्शन।
मैं बोल भी देता हूँ, आप लोग समझ जाया करिए, कहीं अगर छूट जाता है तो। भारत के संविधान के 22वां क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, कानून के समझ समान मानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। किसी को मतलब जो है इसमें कोई संदेह की स्थिति आ रही है? नहीं भाई, देखिए विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। कानून के समक्ष सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है लोक रोजगार के मामले में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हाँ, ये है आपका सही है, केवल भारतीयों को प्राप्त है कि वो अधिकार की मांग सकते हैं जो भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। नहीं, भारत में रहने वाले सभी को नहीं, सभी भारतीयों को प्राप्त होता तो सही हो जाता। भारत में रहने वाले विदेशी कोई रहेगा तो उसको भी प्राप्त होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरे का कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ, बी है ऑप्शन, तो बी नंबर इसमें सही हो जाएगा बच्चों, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्या है, उसमें बता रहा है भारतीय संविधान में किसी नागरिक को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या संबंधित विषयों में अवसर की समानता प्राप्त है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा अपवाद है? भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या संबंधित विषयों में अवसर की समानता प्राप्त है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में और क्या डिटेल दे रहा है क्वेश्चन कूट में? राज्य विधानमंडल किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त को आरोपित कर सकती है। इस बात को आपको बताना होगा कि क्या ये सही है। तो देखिए ऐसा है, सरकार इस तरह से कोई राज्य विधानमंडल किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की कोई शर्त आरोपित करेगी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती भाई। ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती हो जाएगा कि यही लोग इस चीज़ को करेंगे, तो ये तो बिल्कुल समानता के अधिकार का हनन होने लगेगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा होगा विधि के तहत किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में पदाधिकारियों की धर्म विशेष के आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, ये कर सकते हैं भाई। जैसे धार्मिक, मान लो जैसे आर्मी वगैरह में जो वैकेंसी वगैरह निकलती है उसमें आप देखेंगे कि मतलब जो है एक जो धर्मगुरुओं की नियुक्ति होती है वो तो उस पर ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का, तो उस आधार पर किया जा सकता है इस पर कानून। तो ये तो बिल्कुल आपका सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा सही आपका है। तीसरा है राज्य पिछड़ा वर्गों में नागरिकों के लिए पद आरक्षित कर सकती है। हाँ ठीक है, ये भी कर सकती है। तो दूसरा तीसरा इसमें सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो भी हो बी नंबर पे है, दूसरा तीसरा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वार्ड में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? ठीक है, ये आपको बताना है किस मुद्दे पर चर्चा की गई थी पिछड़ी जाति को लेकर के, किस वाले वाद में, वाद के संदर्भ में है। तो बहुत ही फेमस वाद था इसमें जान रहे होंगे, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ वाला बात जो था, इसी में ही किसके बारे में बात की गई थी? क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के विवाद हुई थी। तो ठीक है, और क्रीमी लेयर के आधार पर ही देखिए जो सबर्डो को आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, तो यही आधार उन पर भी बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा साहनी बनाम यूनियन वाला जो वाद है यही आपका सही हो जाएगा, बाकी और वाद इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंबर बी। ध्यान रखिएगा, पिछड़े वर्गों को लेकर के इससे संबंधित है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा बताइए आप लोग, हम देखें कैसा आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है। सबको समानता कौन कर देता है भाई? 14 नंबर सबसे पहला ये आर्टिकल है यार, आप लोग इसको तुरंत कर दीजिए, बिल्कुल आंख मूंद करके कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए अगला है 26 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोगों का है, वो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है? कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है? 26 नंबर में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, हाँ भाई ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, 21(1) में आप लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार, मैंने भी आप पिछले क्वेश्चन में था, बिल्कुल सही है। ये भी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 20(21), बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है बेटा, तीनों सही हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, 1 2 3 जो दे रहा है सब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। 27 में क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन क्या नहीं है? यानी 19 में कुल 6 तरह की दी गई स्वतंत्रताएं वो बार बता रहा है, तो इसमें क्या है क्या नहीं है ये बताना है आप लोगों को। देखिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता बिल्कुल दिया गया है, ये तो सही है आपका। कोई भी वृद्धि यहाँ पे लिख दिया गया है, वृत्ति होता है, वृत्ति मतलब कार्य होता है बच्चों, किसी भी वृत्ति, मैं लिख दे रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा, वृत्ति
वृत्ति, कोई भी वृत्ति यानी किसी भी तरह का कोई कार्य करने के लिए वृत्ति की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल सही है ये आपको दिया गया है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे रहा है। और फिर उसके बाद संगम और संघ बनाने की शक्ति। देखिए इस वाले में जो दे रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, वहाँ पर पसंद के धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए ये मिला है लेकिन ये 19 में नहीं है ना, 19 में नहीं दिया गया। वह 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में यह नहीं है, ठीक है। तो देखिए 19 में दी गई जो स्वतंत्रता है उनके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। 6 तरह के अधिकारों के बारे में बात की गई है, आप लोग उसको पीछे देख लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, इस कारण से इसको छोड़ रहे हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। और बताना इसमें भारत के संविधान के में अनुसार उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है। इसमें मूल अधिकार आपको बताना है, तो बताइए क्या क्या मूल अधिकार है भैया इसमें। सब तो आप जान रहे हैं, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के श्रेणी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है भाई, बताया गया था अभी। अब इसमें से क्या नहीं, संपत्ति वाला अधिकार ही फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया मूल अधिकार से। बाकी तो आपके वाक स्वतंत्रता का अधिकार तो अभी आपने देखा है 16 पहले में ही है, जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई उसमें से एक पहला ये भी आपका है। तो पहला और तीसरे का ऑप्शन अगर कोई होगा तो वही सही हो जाएगा, पहले और तीसरे का ऑप्शन है इसमें, ठीक है, सी नंबर है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है बच्चों, बस हम लोग समाप्त की तरफ हैं क्वेश्चन सीरीज को। अगला है, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल किया गया है। दूसरा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही है बेटा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आधारभूत क्वेश्चन है। तीनों के ऑप्शंस आपके सही होंगे इसमें, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों। इसमें कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 के अंतर्गत क्या कह रहा है, यहाँ पर है अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 2 शब्द इसमें दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि क्रैनियोपैग्स यानी जुड़वों के अधिकार, जुड़वाओं के अधिकार जो हैं, यानी कि जो जुड़वा लोग होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनके संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहा है कि उनके जो अधिकार दिए गए हैं तो बिल्कुल दिए गए हैं, या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये दिया गया है। दूसरा, बच्चों को जन्म देने का मंदी तोमया महिलाओं यानी कि थोड़ी कम दिमाग की महिलाओं के अधिकार बिल्कुल दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर दोनों अधिकार दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें से दोनों अधिकार प्राप्त हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें से एक मतलब जो है एक अधिकार और भी है कि विपरीत लिंगियों यानी कि ट्रांसजेंडर के बारे में आप सुने होंगे, जिसे किन्नर कहते हैं, उनके बारे में भी राइट इसमें दिया गया। तो तीनों के बारे में दिया, एक बार चर्चा कर लेता हूँ फिर से आपको अनुच्छेद 21 के बारे में। इसमें कैनियोपैगस कहते हैं उसको, कैनियोपैगस यानी कि जो जुड़वा के अधिकार ये भी दिए गए हैं। और मंदी माता महिलाओं को, जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनको भी लेकर के जो विकलांग बच्चे हैं उनको लेकर के भी अधिकार दिए गए हैं, और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी बातें बताई गई। तो यानी कि तीनों हो जाएगा इसमें से ऑप्शन आपका, तीनों का जो भी दिया है बेटा, हाँ डी नंबर का ऑप्शन दिया है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका 10 हो गया। इस तरह से हम लोगों की आज ये क्वेश्चन की श्रृंखला, ये 30 क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगी होगी, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बहुत महत्वपूर्ण और आपके हित में होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएंगे, इसको करिए और एंजॉय करिए। अगली जो सीरीज के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और सारे प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में इसी के तरह से क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। कठिन क्वेश्चन, थोड़े से प्रकृति क्वेश्चन की थोड़ी आपको कठिन लग रही होगी, डिस्क्रिप्टिव लग रहा होगा,
लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में अब आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो कृपया इससे घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे, हम लोग साथ हैं और हर क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस प्रश्न श्रृंखला पे दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन नए सीरीज के साथ में। नमस्कार।